नमस्कार साथियों, आप सभी का माय यूट्यूब चैनल यूनियन पल्स पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, वीकेंड के संघ की इस पहल में जिसमें आप अपने जनरल सेक्रेटरी महोदय से जो ज्वलंत मुद्दे हैं और यूनियन का क्या महत्व है और एक कर्मचारी के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इन परिस्थितियों के बारे में जो हम बातें करते हैं, इसी क्रम में आज हमारे साथ फिर से हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री जहीर अहमद जी। हम उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। साथियों, अब्राहम लिंकन जी कहे थे, अगर मैं किसी फैक्ट्री, उस समय फैक्ट्री में आप सभी को पता होगा, किसी दिन हम उस पर भी एक उसी को डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे ट्रेड यूनियन का इतिहास क्या रहा है। तो उस इतिहास में कहीं अब्राहम लिंकन भी ये कहते हैं कि अगर मैं किसी फैक्ट्री को ज्वाइन करूंगा तो सबसे पहला जो कार्य होगा वो ये होगा ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना, क्योंकि आपकी दशा और दिशा, कार्यस्थल पर दशा और दिशा को जो है उच्च कोटि का बनाने के लिए जो प्रयास होता है, सामूहिक प्रयास होता है, वो एक संघ के माध्यम से, वो एक यूनियन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए रूबरू होना चाहूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय से। और सर, अभी आपने जो इससे पहले वीडियो रिलीज हुआ था उसमें कई क्वेरीज आई हैं विभिन्न साथियों की, और शायद यही वजह भी है कि हमारी एक पहल जो है कि भाई संवाद जो है एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से आपके जो वीडियोज हैं वो डाल दिए गए, वहां से जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका जवाब ना मिल सके। तो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी मात्रा में जो था, जो कमेंट्स आए थे, मेन कंसर्न थे, वो जो हमारे कर्मचारी भाई जो अभी नहीं आ पाए और जिनको लाने के लिए जो पद का सृजन था वो कहीं न कहीं वीकेंड के संग ही उसके मूल में था। मैं बात कर रहा हूँ वॉचमैन की, जो हरियाणा पंजाब। तो इस दिशा में क्या प्रयत्न हो रहे हैं आपके जरिए, वीकेंड के संघ के जरिए, और तो इस पे सर मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें थोड़ा। धन्यवाद सबका। और आपके जरिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि यूनियन की जिम्मेदारी के तहत ये वीडियो बनाए जा रहे हैं और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो हमारी पूरी टीम के साथ आशीष मिश्रा जी ने यहाँ पे आज आने का कष्ट किया है हमारे बीच। और ये बड़ी एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बताऊं अगर आपको, बड़ा ये जो है मेहनत का काम है कि एक बीमारी के चलते भी एक डेंगू का जो है इनको अभी जो है एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी परसों ही रात पूरी रात ये अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन चूंकि ज़रूरत है लोगों को अवेयर होने की, ज़रूरत है यहाँ पर लोगों को जो है जागरूक करने की, इस वजह से उन्होंने इस बात के लिए निश्चय किया कि ये इस वीडियो में उपस्थित रहेंगे, अपना जो है योगदान देंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका आशीष। जैसा कि आपने यहाँ पर बताया है कि पिछले वीडियोस के साथ कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोगों की कुछ जिज्ञासाएं हैं चीज़ों को लेकर के, और सबसे ज़्यादा जो उसमें जिज्ञासा है हमारे वॉचमैन गार्ड भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी थे, उनकी तरफ से लगातार यह कोशिश की जा रही है हमसे संपर्क करने की और पूछने कि उनके ज्वाइनिंग है उसको लेकर के क्या जो है कि वर्तमान परिस्थिति चल रही है क्या है। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि वीकेंड के संघ लगातार यह प्रयत्न कर रहा है कि आप जो वॉचमैन की भर्ती के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जो चयनित हैं, उन सबको समय पर उनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी करे भारतीय खाद्य निगम। और इसके लिए आप सबको पता है कि जब से यह लड़ाई शुरू हुई है हम लगातार यह कोशिश कर रहे हैं, और रिकॉग्नाइज यूनियन की जो जिम्मेदारी है उसको हम लगातार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ आगे जो अपडेट देने से पहले मैं बात एक जो है ज़रूर करना चाहूँगा कि यूनियन क्यों है। ये एक बड़ा सवाल है कि बहुत बार जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। बहुत सारे अधिकारियों को मैंने बहुत करीब से देखा है कि उन्होंने लोगों को ये जो है बताने की कोशिश की है कि यूनियन के बगैर आपको जो है नौकरी करना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। लेकिन जब मैंने खुद करीब से बहुत देखा इस डिपार्टमेंट को, और मैंने जिन लोगों से मेरे संपर्क हैं, जिन लोगों के साथ में जो है मेरी बातचीत होती है, जो सीनियर्स हैं, मैंने हमेशा यह देखा है कि जब से यह भारत आज़ाद हुआ है
जब से हमारे देश के अंदर जो औद्योगिक क्रांति है, जिसको हम औद्योगिक क्रांति का नाम अपने देश के अंदर देते हैं, अभी हम पीछे जाकर के इतिहास पढ़ना बताने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। पहले हम अपने देश की अगर बात करें तो जो श्रमिक कानून है उनको लागू करवाने के लिए लगातार यूनियन प्रयत्नशील रही है, और यह जो है बहुत सारे लोगों को जब एक कर्मचारी एक मजबूत होकर के बाहर आता है तो बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो यह कोशिश करते हैं कि जो ये श्रमिक वर्ग है, जो ये एम्प्लॉय वर्ग है, ये कभी इतना मजबूत ना हो पाए कि वो अपनी बात को जो है जा करके रख सके। इसीलिए ये बातें बार बार आती हैं, और इसीलिए हम जागरूक करना चाहते हैं अपने नए साथियों को भी कि यूनियन क्यों है, इसको जरूर जानिए। और ये जानने के लिए सबसे जो बहुत ज़्यादा जो है, जब हम लिटरेचर में जाते हैं तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं। हमें बहुत मोटा मोटा यहाँ पे ये समझना है कि हमारे दूसरी साइड पर हमारी मैनेजमेंट है, हमारे इस साइड पर हमारा एम्प्लॉय है, यानी जो लेबर वर्क है या वर्कमैन है, जो भी है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो दो तरह के संबंध, एक सहयोग का संबंध बनता है और एक संघर्ष का संबंध। और यह संबंध बनाने के लिए जो सबसे जरूरी जो है एक तरह से कहा जाए ब्रिज का काम करेगा, वही ट्रेड यूनियन है। अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में सहयोग बन जाता तो फिर समझ लीजिए बिना किसी संघर्ष के जो है हमारा डिपार्टमेंट आगे जा रहा है। दोनों जो है पक्षों का जो हित है वो लगातार पूरा हो रहा है। हित कैसे देखा जाएगा? जब हम मैनेजमेंट साइड से देखेंगे उनका हित किस चीज़ में है। एक हायर जो जो हमारी मैनेजमेंट है, यानी कि जो हम अगर बोर्ड की बात करें, हम सरकार की बात करें, तो उनका जो है मेन ध्येय क्या होता है? उनका मकसद ये है कि कम से कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है करें। यही एक मैनेजमेंट का ध्येय है। और हमारे कर्मचारी पक्ष का क्या जो है ध्येय होता है? उसका हित इस बात में है कि हमको हमारे काम का एक जो अधिकार है, जो वेतन के रूप में और सुविधाओं के रूप में हमें मिलता रहे। यही यही जब परस्पर संबंध बनते हैं और अच्छे संबंध जब बनते हैं तो ये सहयोग के साथ जब आगे चीजें चलती हैं तो दोनों पक्षों का हित पूरा हो जाता है। लेकिन जब यही हित पूरा नहीं होता है तो वहाँ संघर्ष आता है। संघर्ष जब आता है तो वही संघर्ष यूनियन के माध्यम से मैनेजमेंट के लिए जो है कर्मचारी वर्ग करता है। और मेरा अपना यह मानना है, जब मैंने इसको लिटरेचर को जब पढ़ा था, मेरा अपना मानना ये है कि मैच्योर ट्रेड यूनियन वो है और मैच्योर मैनेजमेंट वो है जो इस संघर्ष की तरफ जाने से बचे, सहयोग के माध्यम से ज्यादा लोगों को हित पहुंचे, दोनों पक्षों का हित हो। और जब हम देखते हैं कि एक ट्रेड यूनियन मैच्योर कब होती है कि उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए अपनी मांगों को ज्यादा से ज्यादा जो है लेकर के निकाल करके अपने कर्मचारियों को लाए, और अपने कर्मचारियों के बीच में मैनेजमेंट का जो एक मकसद है, जो उसका अपना एक उद्देश्य है इस डिपार्टमेंट के माध्यम से। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य खाद्यान्न की आपूर्ति को करना है निर्बाध रूप से, किसी तरह की जो है बाधा न उत्पन्न हो और खाद्यान्न जो है अच्छे उसमें जो है होता रहे। तो इसीलिए ही एक मकसद उनका पूरा करना है और हमारा जो मकसद है वो हमको पता है। ये जब दोनों मकसद एक साथ जब चलते हैं और कोई जो है टकराव नहीं होता, सहयोग के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाते हैं। बात आती है इधर, जब आपने वॉचमैन की बात की, वॉचमैन के लिए आपको याद होगा 6 जनवरी 2023 को नेशनल कमेटी के सामने सीआई मैनेजमेंट ने यह प्रपोजल रखा था कि हम कैटेगरी 4 के जो वैकेंसीज हैं उनको अबॉलिश करने जा रहे हैं। हमारी यूनियन ने उसका कड़े जो है शब्दों में और हर तरीके से विरोध किया कि हम इस जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसका विरोध करते। हमारे कुछ उसके उसके पीछे एक लॉजिक थे, और उन लॉजिक में सबसे बड़ा जो लॉजिक था वो ये था कि अभी वर्तमान में हमारी रिक्रूटमेंट चल भी रहा है, उसको भी पूरा होना है। साथ ही साथ बहुत सारे कंपैशनेट ग्राउंड की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं कैटेगरी 4 के लिए, हजारों की संख्या में पेंडिंग पड़ी हैं, उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। अगर आप एबॉलिशमेंट करने जाते हैं तो ये सारी की सारी वैकेंसी जो है वो उनको कैसे भर पाओगे आप? उनकी भरपाई नहीं होगी, उनके परिवार के साथ बहुत बड़ा जो है एक अन्याय हो जाएगा। तीसरा एक सबसे बड़ा मजबूत ये था कि हमारे गोडाउन्स के अंदर जिम्मेदारी किसकी आप फिक्स करो? अगर आप वॉच एंड गार्ड की जगह पर प्राइवेट फर्म्स को लेके आओ, एक जिम्मेदारी होती है। हम किसी सामान की सुरक्षा कब करते हैं? हम सामान की सुरक्षा तब करते हैं जब वो तो सामान अपने अपना सामान मानते हैं। हम अपने घर की सुरक्षा तभी करते हैं जब वो अपना हमारा होता है। जब हम कहीं पर सिर्फ आउटसोर्सिंग के रूप में काम कर रहे होंगे तो हमारी जब जिम्मेदारी कोई नहीं होगी तो हम उसकी सुरक्षा भी उसी ढंग से करेंगे। तो यहाँ पर जो सुरक्षा का मान जो है
जो एक उसको मापदंड है, उसको अगर हमें निर्धारित करना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे वॉच एंड वार्ड की भर्ती जो है वो जो है वो डिपार्टमेंटल होनी चाहिए, ना कि हम जो है आउटसोर्सिंग पे हमें जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जिसको लेकर के हमने इसका विरोध किया। उसके बावजूद भी मैनेजमेंट ने उस एबॉलिशमेंट के प्रपोजल को बोर्ड से अप्रूवल दिला के मिनिस्ट्री को भेजा। हमने उसका विरोध फिर किया, और विरोध करने के साथ साथ हमने इस मामले को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बना दिया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनाने के साथ हमने बार बार लगातार एक कोशिश की, जो पंजाब और हरियाणा में वॉच एंड वार्ड की जो भर्ती चल रही थी उसको जो रोका गया था, उसको सीआई मैनेजमेंट काल प्रभाव से उसको ओपन करे और उनको जो है नौकरी जारी करे। ये बात अप्रैल की है जब मैनेजमेंट ने कैप्टन मेंस में डाला था। हमने मई से जो है उसके बाद से तुरंत हमने उसका विरोध जो है दर्ज कराया, और उसका नतीजा क्या रहा? सीआई मैनेजमेंट को मिनिस्ट्री ने यह जो है इस बात का जो है अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया कि आप अपनी तरफ से जो है कैप्टन मेंस जो आपने किया है उसको तुरंत खोलिए। कल उनकी जो है जो उनकी डिमांड है, उनके यूनियन की जो डिमांड है, जो जो लोग उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। अब इस वक्त जो देर हो रही है, वो देर जो मेरे पास सूचना थी उस आधार पर यह था कि अभी कमेटी के माध्यम से उनके डोजियर्स चेक हो रहे हैं, और बहुत जल्द उनकी जो है जो भर्ती है पूरी कर ली जाएगी, और उनको जो है जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है वो उनको जारी होगा। लेकिन सिर्फ सूचना तक हम सीमित नहीं हैं, हम लगातार प्रयासरत हैं। मैं अपनी तरफ से भी जो है, आगे दशहरा है, दशहरे के बाद मैं कोशिश करूंगा कि जो जीएम पंजाब है और जीएम हरियाणा, उनसे मैं डायरेक्टली बात करूं इस विषय में, और उनसे मैं ये स्पष्ट भी करूंगा कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा। सर, जब आप क्रिया की बात करते हैं तो सीएफसीआई का एक वर्ग है जो अपने उत्थान की प्रक्रिया से भी जो है सूचित होना चाहता है क्या प्रोग्रेस हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ स्टैग्नेशन की। एक बहुचर्चित और महत्वपूर्ण विषय है। विभिन्न जो कैडर हैं उसमें स्टैग्नेशन है। हालांकि ऐसा नहीं पहली बार एफसीआई में स्टैग्नेशन आया है, लेकिन स्टैग्नेशन है, विभिन्न कैडर में है, और खास करके जो तकनीकी वर्ग है उसमें बहुत ही अजीबोगरीब स्टैग्नेशन है कि जब एक टीए 3 जो कि कभी आज 6-6 साल हो गए आए हुए, 6 क्या कुछ ऐसे भी हैं जो 2014 बैच के हैं, लगभग 9 साल हो भी हुआ है उनको। कई बार उनको जो है सारे कार्य जो एक तकनीकी वर्ग के जो बहुआयामी जो कार्य होते हैं सारे कार्य वो कर चुके हैं, कई वर्षों तक कर चुके हैं। आज उन कार्यों से इसलिए वंचित कर दिया जा रहा है कि वो उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। तो इसका जो है कैसे इसका समाधान निकालेंगे हम, और इसके लिए क्या हम कर रहे हैं, और कब तक उनको राहत मिलेगी। आशीष जी, आपका फिर मैं धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत जल्द मुद्दा आपने जो है नेता हो रखा है। जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी के तहत मैं हमेशा यह कोशिश कर रहा हूँ, जो भी समस्या हमारे कर्मचारी के सामने है, वो उनकी समस्या का समाधान ईश्वर के माध्यम से उनसे करते हैं। और उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो ये स्टेग्नेशन की समस्या है, यह समस्या ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमें, मतलब ऐसा समाधान ढूंढना होगा जो एक तरह से परमानेंट। हम टेम्परेरी समाधान की तरफ अगर जाते हैं, पीछे से भर्तियां होती रहेंगी कि जो है भर्तियों को होना भी चाहिए, जो खाली जो है वैकेंसीज है कभी जो है खाली नहीं होनी चाहिए। जब पीछे से कोई कर्मचारी आएगा तो अगर हम एक व्यवस्था जो आज के वक्त के हिसाब से हम सोच करके बनाते हैं, ये थोड़े दिन के बाद एक दूसरी समस्या के रूप में हमारे सामने आ जाता है। बात आती है कि जो वर्तमान में स्टैग्नेशन की जो प्रॉब्लम है, आप हम और सब लोग देख रहे हैं, हमारे कुछ भाई हैं, ये सीए वर्ग संवर्ग की बात हम करें तो यह स्टैग्नेशन अभी फिलहाल सिर्फ इसी संवर्ग में दिखाई दे रहा है, और बड़े बड़ी जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है, और आगे निकट भविष्य में तो इनके लिए प्रमोशन के जो वेन्यूज है बहुत बहुत कम है। और यह हम सब जानते हैं कि जो प्रमोशन है वो प्रमोशन डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। हम हमारा कोई भी डिपार्टमेंट है इस वक्त का जो है, चाहे भारत में कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लें, कोई भी निगम, कोई भी जो है भाग, जो जो भी किसी न किसी एक पैटर्न के साथ काम कर रहा है, किसी ने हर हर डिपार्टमेंट में एक रेशियो है, एक एक जो है एक कैटेगरी के अंदर एक रेशियो बनाया गया है, विद इन कैटेगरीज और कैटेगरी के बाद भी एक रेशियो के साथ वो काम कर रहे हैं। उस रेशियो के साथ ही जो है उसके डिपार्टमेंट की पूरी संरचना तैयार हुई। वर्तमान में हमारे एफसीआई में 3-3-5 का संरचना जो है बना करके दी गई है कि 2 AG1 पे 3 AG3 और 5 AG, 2 AG जो 3 AG2 और 5 AG3, ये यही एक संरचना है।
इस संरचना पे हम सालों से काम कर रहे हैं। पीछे जो है इसका एक टेम्परेरी समाधान किया भी गया था 2010-11 में यूनियन के माध्यम से, कि जब उसको 334 किया गया था उस टाइम पर, और 334 करने से जो प्रमोशन थे वो कुछ लोगों को जारी हुए, लेकिन वो टेम्परेरी व्यवस्था थी, उसको 2 साल बाद वापस ले लिया गया था। अभी वर्तमान में जो समस्या है ये बहुत बड़े जो है वर्ग को जो है प्रभावित कर रहा है। और मैं ये बात, मेरे मेरे अंदर भी डर है, क्योंकि आज जो स्टैग्नेशन ये में दिख रहा है, यही स्टैग्नेशन धीरे धीरे सारे जो है सेक्टर्स में जाएगा। और हमें इसका समाधान इसलिए भी ढूंढना है क्योंकि हम खुद इस डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जब हम कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम खुद चाहेंगे कि ऐसे समाधान हमारे सामने रहें जिसके माध्यम से भविष्य में कभी हमारे सामने ये ऐसी समस्याएं ना आए। अभी वर्तमान में हम अपने तारीफ करते हैं अपने टीए वर्ग के जो हमारे साथी हैं कि जिन लोगों ने भी हरियाणा में उन लोगों ने मीटिंग की थी, वहाँ पे भी जो है हमारे कुछ साथी जो है इस बात को लेकर के, इस प्रॉब्लम को लेकर के, और वो हर मंच पे पहुंच रहे हैं। मतलब बीकेएन के संघ जहाँ जहाँ पर भी अपनी मीटिंग करता है, एनईसी के माध्यम से मैंने जहाँ जहाँ भी देखा, वो अपनी समस्या को लेकर वहाँ आते हैं। और यही होना चाहिए। कर्मचारियों में जब अपनी समस्या के समाधान के लिए उत्सुकता नहीं होगी, एक आग नहीं होगी, उसका समाधान निकालना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान इतना आसान नहीं है, इसके लिए तो बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वर्तमान में हमारे सामने जो ये स्टैग्नेशन का जो समस्या तो हम देखें, अगर इसका समाधान बिल्कुल इसी चीज में छुपा हुआ है कि एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि हमारे यहाँ SIAS की माध्यम से फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट दे दिया जाता है एम्प्लॉय को, कि आपको हम अगर प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं तो हम 6 साल के बाद आपको एक प्रमोशन दे देंगे। 12 साल के बाद अगर प्रमोशन तब भी नहीं हुआ तो 12वें साल पे एक जो है इंक्रीमेंट दे देंगे, सॉरी इंक्रीमेंट एक देते चलेंगे। हम जब फाइनेंशियली उसको सपोर्ट दे रहे हैं और हमारा निगम सब्सिडी बेस्ड है, अगर हमने प्रमोशन नहीं दे करके उसको फाइनेंशियली उसको सपोर्ट दे दिया है तो उसके स्टेटस को आगे बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं यही मांग कर रहा हूँ। पीछे जो है हमारे जो हमारे साथी ये वर्ग के जो लोग हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं सब, उन लोगों ने जब ये समस्या समाधान के रूप में जब हमारी बात ये बात सामने रखी है एनईसी के सामने, तो हमने उनकी ही जो समस्या को, जो समाधान को रूप देना था, वो ऑलरेडी हमने सीआई के सिंघी साहब के सामने रख दिया है। और हमने उनको बहुत पॉजिटिवली ये बात कही थी कि ये डिपार्टमेंट के हक में है कि अगर हम 6 साल का कोई कर्मचारी है जिसको 6 साल हो चुके और उसको SIAS आप प्रोवाइड कर चुके हो, तो आपको उसके स्टेटस में जो है वो मॉडिफिकेशन करते हुए उसको अपग्रेड कर देना चाहिए। ये डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा है, ये उस कर्मचारी के मनोबल को भी बढ़ाता है। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमको ये पूरा विश्वास है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं लगना है। हम इस समस्या का समाधान जो है बहुत जल्द करना है। हम इस मंच के माध्यम से लगातार अपने जो है साथियों को ये जो है एक मैसेज लगातार दे रहे हैं, और जो है मतलब देते रहे हैं पीछे भी एनईसी के माध्यम से। और आज इस जो है वीडियो के माध्यम से मैं फिर कहना चाहूंगा उनसे कि धैर्य रखें और निकट भविष्य में हम इसका समाधान लेकर के आएंगे। और ये क्योंकि ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम सबकी है। हम सबको इसके ऊपर जो है काम करना ही पड़ेगा। एक सर्विसमैन पे फिक्सेशन सवाल भी था वीडियो में। जब बात समस्याओं की हो रही है तो एक मैं ये तो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो संगठन के तौर पे हमारी समस्याएं हैं। एक संगठन के तौर पे, ट्रेड यूनियन के तौर पे हमारे लिए ये समस्या तब पड़ जाती है जब हमारे ही जैसी एक संगठन जो कि दावा करती है, वो भी ट्रेड यूनियन, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टर यूनियन, अभी मुहिम चलाया जा रहा है हमारे द्वारा, बीकेएन के संघ द्वारा, कि जो फंड है उसमें वृद्धि कैसे की जाए। वृद्धि आवश्यकता इसलिए है, हालांकि एक पत्र एनईसी के माध्यम से निकाला गया था जिसमें विभिन्न कोर्ट केसेस का जो है लगभग मोटा मोटी 10 केसेस थे उसके, जो कि रेगुलर बेसिस पे जिनके डेट्स पड़ रहे हैं, और ऐसे जो कि मतलब साल 6 महीना बाद पड़ रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं थी। तो और आजकल जो न्यायिक प्रणाली है वो कितनी महंगी है जग जाहिर। ऐसे में हमारी मजबूरी थी कि हम फंड रेजिंग के लिए जाएं, बशर्ते कि हमारा कर्मचारी भी चाहता है कि आप हमसे 2 रुपए ले लो, चंदा ले लो, लेकिन हमारे हितों का संरक्षण करो। तो अब इसमें हमारी इस पहल में सिस्टर यूनियन द्वारा तरह तरह के जो है आक्षेप लगाए जा रहे हैं और तरह तरह के भ्रमित करने वाले फैक्ट एंड फिगर रखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हालांकि मुझे पता है
आपकी कार्यप्रणाली शुरू से ही मैं वाकिफ रहा हूँ, इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग उनकी गतिविधियों को मेंशन भी करना नहीं चाहते, लेकिन कई बार अगर आपके ऊपर आक्षेप के रूप में कोई सवाल है, जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो मैं इस बारे में एक जवाब चाहूंगा आपकी तरफ से कि जो उनके द्वारा आक्षेप लगाया जा रहा है, उसमें क्या कहना है हमारे। इस सवाल का जवाब जो है ना बड़ा जो है मतलब मैं पहले तो सवाल के पीछे जाकर के एक बात कहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं सवाल से भागूँ। हाँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं हर पूछने वाले से भागूँ। और अगर मैं इस बार बार इस मंच पे आ रहा हूँ और इस मंच से कह रहा हूँ कि आप सवाल करो और मैं जवाब दूंगा, इसका मतलब कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरी नीयत गलत नहीं है। जब मेरी गलत नीयत नहीं है तो फिर मेरे जब काम करने में ईश्वर मेरी मदद करे। ठीक है, मैं इस उस पर जो है काम करता हूँ, यही मेरा एक अपना काम करने का तरीका। आपने जैसा कहा कि जो है कुछ इस तरह के मैसेजेस हैं, मैंने भी वो मैसेज देखा था और बड़ा जो है दुख होता है इस बात की। क्यों मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि ये मैं अभी भी जो है, क्योंकि उस मैसेज को जो है जारी करने वाले का कोई नाम पता नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए मैं ये अपनी तरफ से कह ही नहीं सकता कि उसको एक यूनियन की तरफ से निकाला गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक यूनियन जब कोई काम कर रही हो तो दूसरे के नाम को इस्तेमाल करके कोई इस तरह की चीज करे। तो मैं यही मानूंगा कि वो, क्योंकि ये जो जो ये अपील है, पहले सबसे पहले इस चीज पे है, अपील है किस चीज की? अपील ये नहीं है कि जो केसेस चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हमें देखना है। मैंने बार बार कहा है कि जो वर्तमान समय है, उस वर्तमान समय में हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हमें कोई मतलब उसकी तैयारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी है। सबसे पहली चीज है कि पैसा कहाँ लिया गया और पैसा किस तरह से खर्च किया जाएगा। अगर पैसा यूनियन फंड में लिया गया है तो हम तो हर साल यूनियन फंड का ऑडिट करवाते हैं और उसको रजिस्ट्रार ऑफिस को जो है जाकर के सबमिट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक जो है दिमाग में एक जो है गलतफहमी जो है निकाल देनी चाहिए लोगों को कि फंड का कोई इस्तेमाल अपने घर के लिए करे। अगर मैं घर के लिए मुझे करना होगा, मुझे अपने जो है गलत तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करना होता, तो मैं उस फंड के लिए कहता कि आप कैश में अपने कमेटी और इन किसी व्यक्ति को करते हुए मेरे पास पहुंचा दो, जो कि लोग करते रहे हैं। अभी पंजाब में मुझे सुनने में आया था कि 22 के मामले में कुछ लोगों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया। ठीक है, और मैं चूंकि नाम नहीं लूंगा, बहुत पैसा इकट्ठा किया, उसके बावजूद भी 22 के नाम पर, और वो पैसा इकट्ठा हुआ था कोर्ट केस के नाम कि कोर्ट केस किया जाएगा। वो कहाँ गया पैसा? वो कोर्ट केस कहाँ गया? क्या आप एक मीटिंग के बाद, एक मीटिंग में जो है मैनेजमेंट ये कह देता है कि हम आपकी डिमांड को नहीं मानते, बस उसके बाद वो डिमांड खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं होता है। अगर लड़ाई आपके अस्तित्व की है तो आपको हर एक स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये अपील आपके भविष्य को सुरक्षित रखना, यह अपील जहीर अहमद के या फिर आशीष मिश्रा के या फिर कोई दूसरी कमेटी मेंबर्स के घर को चलाने के लिए नहीं है कि हमें अपने घर को चलाना है। ईश्वर का धन्यवाद है कि हमारे पास ईश्वर की तरफ से एक अच्छी सैलरी आती है, उस सैलरी में मेरा घर बहुत अच्छे से चलता है। उसमें मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपए उधार मांग करके अपने घर को चलाऊंगा, ठीक है, या 5 रुपए चंदे के नाम पर लेकर के अपने घर को चलाऊंगा। यही करना होता तो मैं यूनियन को ना लेता। मगर यूनियन को हमने, अगर आज की टाइम पर यूनियन की जिम्मेदारी अगर हमने उठाई है तो सिर्फ अपने को सुरक्षित करने के लिए, एज ए एम्प्लॉय अगर मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं तो मैं ट्रेड यूनियन को मजबूत करूंगा। और मैं एम्प्लॉय हूं तो तुम भी एम्प्लॉय हो, दूसरा भी एम्प्लॉय है, तो ये सारे एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ जब सुरक्षित होने लगते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट सुरक्षित हो जाता है। ठीक, यहाँ अपील जो है वो अपील लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए है। लोगों का भविष्य कब सुधरेगा? आज हम दो देशों की लड़ाई जब देखते हैं, हम ये मान लें लड़ाई अभी तो हो नहीं रही, भारत की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही, तो क्या इसका मतलब है कि भारत अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करना बंद कर देगा? सही बात है। या वो हथियारों की जो एक जो है भंडार को बढ़ाने का एक जो मुहिम होती है, क्या उसको चलाना बंद कर देगा? हम समय समय पर नए नए तरीके के जो है हथियार क्यों खरीदते हैं? वजह ही यही है कि हम तैयार होते हैं अपने आप कि कल को ऐसा ना हो, क्योंकि दूसरी पार्टी अगर तैयार है वो कल को हमला कर सकती है। तो फिर हम आज अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम कल सर पीटने के लिए बैठे होंगे? हमारा काम आखिर है क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले देखिए, ये सारे इंसिडेंट्स मैं जो देख रहा हूँ,
जनवरी 2023 की 23 जनवरी 2023 से मैंने इस जिम्मेदारी को उठाया है, और पीछे 6 महीने, लगभग 6 महीने तो बिताते हुए अब जो है लगभग हम लोग जो है लगभग 10 महीने पे आ गए हैं। 10 महीने के टाइम पीरियड में मैंने बहुत करीब से जो है एनईसी के काम को देखा है, और वहां पर जब मैंने देखा कि जब 22-2 का जो इस्तेमाल सीआई मैनेजमेंट निगेटिव सेंस में कर रही, एक सूचना यह भी आई कि 10% कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। क्या यह गलत थी? क्या यह जो है मेरे पास ये सूचना आई थी? अगर मैं इस सूचना को सिर्फ ये मान लूं और कोई ये कहे नहीं नहीं ऐसा सीआई मैनेजमेंट तो नहीं करेगी, तो क्या उसने जो है गलत तरीके से पंजाब, हरियाणा, यूपी और बाकी के जो है राज्य, जो हमारे जम्मू कश्मीर वगैरह से लोगों को नौकरी से नहीं निकाला? क्या हमारे कैटेगरी 1 ऑफिसर्स बाहर नहीं निकाले गए ना? तो जो डर हमें दिखाया, जो हमने दिखाया लोगों को, जो मुझे डर लग रहा था, क्या वो सत्य नहीं हुआ? लेकिन उस डर की वजह से जो हमने अपनी लड़ाई को जब शुरू किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? जो टारगेट 10% पर चल रहा था वो डाउन हुआ है, और अब मैनेजमेंट को ये लगने लगा है कि अगर हमने इसके जो है संख्या को ज्यादा बढ़ाया तो कल को यूनियन बहुत तेजी के साथ इसके ऊपर प्रहार करेगी, क्योंकि हमने सही जगह प्रहार कर दिया है। आप डिप्टी सीएलसी के जो ऑफिस में कंसिलेशन चल रहा है, वहाँ कंसिलेशन के दौरान जो है जो हमने तथ्य रखे उन तथ्यों को देखिए, उससे साफ पता चलता है कि हमने क्या लड़ाई छेड़ी है। और इसी के साथ साथ मेरे अंदर यह भी डर आया कि रेगुलेशन 19 अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है। रेगुलेशन 19 जो 1 जो आपका क्लॉज है, उस क्लॉज में क्या लिखा है? एफसीआई मैनेजमेंट जब चाहे आपको नौकरी से निकाल सकता है। तो ये तो 22-2 से ज्यादा खतरनाक था, और अगर ये प्रभावी नहीं था तो कर क्या रहा था रेगुलेशन के अंदर? तो जब 22-2 का खतरा हमें दिखा और हमें यह दिखा कि यह खतरा बन सकता है, तो हमने क्या किया, तुरंत उसके ऊपर एक जो है अटैक मारा कि ये इसको जो है, क्योंकि 2004 और 2006 में हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे हटाने के निर्देश जारी हुए थे, अभी तक एफसीआई मैनेजमेंट ने क्यों नहीं हटाया है? जब ये बात को उठाया गया, वजह क्या थी उठाने की? वजह यह थी कि भविष्य में कभी एफसीआई मैनेजमेंट उसे इस्तेमाल न कर पाए। मुझसे यह कहा गया, मैं नाम नहीं लूंगा किसने कहा है, लेकिन मुझसे यह कहा यूनियन के बाहर के व्यक्ति ने आकर के कि आपने एफसीआई मैनेजमेंट को ये लेटर देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जो इस्तेमाल एफसीआई मैनेजमेंट 19 का भी नहीं कर रही थी वो अब करेगी। मैंने उनसे तब भी कहा था कि एफसीआई हो चाहे दूसरा डिपार्टमेंट हो, हमारी न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है। अगर सबसे सुप्रीम जो है न्यायपालिका ने यह बात कह दी है कि ये अल्ट्रा वायरस है, इसे एफसीआई के रेगुलेशन से हटाना है, तो फिर उसको हटाना चाहिए था। उसे क्यों नहीं हटाया गया है? और अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर हम सड़क पे भी बैठ सकते हैं, हम कोर्ट में भी जाके बैठ सकते हैं, और एफसीआई मैनेजमेंट को हटाना पड़ेगा। और आज आपको मैं स्टेटस वो बताऊं कि अभी स्टाफ रेगुलेशन में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट एफसीआई मैनेजमेंट करना जा रही है, तो अब बोर्ड के माध्यम से उसको जो है वहां से हटाने की तैयारी हो चुकी है। अब आगे जब आपका ये अमेंडेड आपका स्टाफ रेगुलेशन आपको मिलेगा, तो उसमें रेगुलेशन 19(1) का पार्ट गायब कर दिया जाएगा। तो यह किसकी जीत है? ये एम्प्लॉइज की जीत है कि उसने जो है उस हथियार को हटवा दिया मैनेजमेंट के पास से, जिसके लिए आपको क्या याद नहीं है या मुझे याद नहीं है, जीएम्स, डीजीएम्स, एजीएम्स क्या कहते थे कर्मचारियों से कि हम तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल सकते हैं। ये खड़े खड़े नौकरी से निकालने का जो दिमाग में जो है लोगों के था, वो यही रेगुलेशन 19(1) था। क्यों नहीं हटवाया किसी ने? क्यों लगाने के बाद ये क्रिटिसाइज किया गया मुझे इस बात के लिए कि तुमने गलत तरीके से जो है मैनेजमेंट को मौका दे दिया। मैंने मौका नहीं दिया था। अगर मुझे किसी बात का डर है, एज ए एम्प्लॉय मुझे अगर वो डर आ रहा है, इसका मतलब कि दूसरे एम्प्लॉय को डरना चाहिए। और अगर मेरे पास जनरल सेक्रेटरी की एक जिम्मेदारी है, तो मैं उस डर को खत्म करने की फिर कोशिश करूंगा। यहाँ जो अपील है वो अपने हथियारों को मजबूत रखने की है, अपने हथियारों को बढ़ाने की है, ताकि हम भविष्य में और वर्तमान की लड़ाई में बिना किसी जो है टेंशन के हम उस लड़ाई को लड़ लें और अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रख सकें। फिर मैं ये कहूंगा, और क्योंकि मैं सही कर रहा हूँ इसलिए फिर ये कहता हूँ कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बात को कहना चाहूंगा कि जो एनईसी की तरफ से अपील की गई है, आप सभी साथियों से यह निवेदन है कि उस अपील में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। यह फंड अगर यूनियन के अकाउंट में गया है तो समझिए आपके अकाउंट में गया है, और जब तक यह टीम काम कर रही है, हम यह जिम्मेदारी उठाते हैं, हम आश्वस्त करते हैं हर कर्मचारी को कि इसका एक एक पैसा सिर्फ आपके हित की लड़ाई में लगाया जाएगा। और इसलिए आप सबको अपने अपने भंडार को, अपने इस हथियार के भंडार को बढ़ाना है
और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मैं आप सबसे फिर से अपील करता हूं कि आप इस अपील में एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस जो है अपील को जो है जिन कर्मचारियों तक अभी यह अपील नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाने का कष्ट करें और खुद भी इसमें जो है अपना योगदान दें। धन्यवाद सर। और जब अपील की बात सर कह रहे हैं सभी कर्मचारियों से, तो एफसीआई के सभी कर्मचारियों से, इसमें कोई यूनियन की बात नहीं है, क्योंकि जो भी सफलता हासिल करेंगे एज ए यूनियन, वो मुझे लगता है सारे कर्मचारियों पर लागू होगा। तो सबकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक एफसीआई कर्मचारी की जिम्मेदारी है बीके के संघ के हाथ को मजबूत करें। और जो 19 था रेगुलेशन, उससे मैं यही कहूंगा, जो जिसने आपसे कहा कि एफसीआई तो ये मैनेजमेंट भूल गई थी, उसको आपने याद दिलवा दिया। हाँ, तो अब उनको मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कबूतर के आंख मूंदने से शिकारी अपना इरादा नहीं बदलता। जरूरत इस बात की है कि उस शिकारी से कैसे बचा जाए, जो उस संबंधित प्रावधान है जज्बे के साथ उसको हटाया जाए। तो आपने सर वही किया है और जज्बे को सलाम है हर कर्मचारी का। और साथियों, ये वार्ता थी हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय के साथ। और बार बार हम आपके समक्ष इसलिए आ रहे हैं कि जो कोई भी आपके माध्यम से जो कोई भी क्वेरी, जो कोई भी कमेंट आएंगे, उसके जवाब के लिए हम बाध्य हैं और हर बात की जवाब दिया जाएगा, वो चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो। आप अगर कोई नकारात्मक कमेंट भी करेंगे तो सहज स्वीकार करेंगे हम उसको, और उसको चैलेंज के रूप में लेकर के अगर हमारे अंदर एज ए यूनियन वो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, और अगर भ्रांतियां हैं तो उसका भी स्पष्टीकरण देंगे आपको। इसके लिए हम बाध्य हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज का सफर यहीं तक। आगे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और आप लोगों से गुजारिश है, फंड की जो मुहिम है उस पर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ट्रेड यूनियन पल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके समझ जो ट्रेड यूनियन से संबंधित जो नए नए अपडेट्स हैं वो डायरेक्ट आपके तक पहुंच सके, और आप भी अपनी बातों को कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें। आपके कमेंट्स, ईच एंड एवरी कमेंट्स को पढ़ा जाता है, ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद साथी।